नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 6 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और बचे हुए एक चरण के लिए प्रचार चल रहा है। हरियाणा में छठे चरण में वोट डाले गए, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि फिर से वो प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली है, क्योंकि ये बीजेपी के 400 पार वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए अब बीजेपी प्रदेश की हर सीट पर गहन मंथन भी करने में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में पंचकुला के पंचकमल में समीक्षा बैठक की गई और सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक सुभाष बराला, कृषि मंत्री समेत हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, सोनीपत के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे, जिसे लेकर के एक बात तो साफ होती है कि बीजेपी हरियाणा की सीटों को लेकर के कितनी गंभीर है। इस बैठक के बाद से सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक के बारे में जानकारी दी और सीएम ने बीजेपी सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार लोगों के हितों के लिए काम करती है। हमारी सरकार में किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी, घर बैठे पेंशन, मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और लोगों ने प्रधानमंत्री को एक तरफा वोट दिया है। लेकिन इस दौरान सीएम विपक्ष पर भी काफी हमलावर दिखे। उन्होंने विपक्ष की नीति और संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष पर गुटबाजी हावी है। 2004 से लेकर 2014 तक भ्रष्टाचार चरम पर रहा और इस दौरान राहुल गांधी को लेकर भी सीएम ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान किया है राहुल गांधी ने, जिसका जवाब अब जनता उन्हें जरूर देगी। लेकिन जनता किसे आशीर्वाद देगी और किसे जवाब देगी, ये तो असल मायने में 4 जून को ही देखा जाएगा। कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है। उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी, वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है तो 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 7वें चरण के लिए जहां एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं, यहां पर आज पंचकुला में पंचकमल यानी बीजेपी के कार्यालय में बैठक हुई। समीक्षा बैठक ये थी जिसके बाद से सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि एक तरीके का सर्वे था जिसमें यह निकल करके सामने आया है कि प्रदेश में 11 कमल के फूल इस बार फिर से खिलने वाले हैं। तो वहीं इस दौरान विपक्ष पर भी वो हमलावर दिखे। दरअसल रिजल्ट के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जहां जहां मतदान हो चुके हैं, बीजेपी लगातार सर्वे कर रही है, एक तरीके की समीक्षा बैठक कर रही है और इस बीच हरियाणा में भी ये समीक्षा की गई। इस समीक्षा में कई जो है सीटों के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे, साथ में कई मंत्री मौजूद रहे और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए और बैठक की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सभी बड़े चेहरे इसमें आपको दिख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश नेता
जो बड़े मंत्री हैं वो भी दिख रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं, साथ में पूर्व सीएम दिख रहे हैं। यहाँ पर पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद से बैठक की और इस सर्वे की जानकारी उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात सामने आती है कि एक बार फिर से प्रदेश में 11 कमल खिलने वाले हैं, यानी 2019 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए वही 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच विपक्ष पर वो जब निशाना साधते हुए नजर आए तो उन्होंने ये भी कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर था, लेकिन हमारी सरकार में लोगों को लाभ मिल रहा है, किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी मिल रही है, लोगों को घर बैठे पेंशन मिल रही है, साथ ही मुफ्त राशन भी मिल रहा है। तो अपने सरकार के कामों को गिनाते हुए वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। इस बैठक में जो समीक्षा हुई, जो सर्वे हुआ, जो बातें हुई, उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। और इसी मुद्दे पर आज के मसले में हम चर्चा करने वाले हैं, इसी समीक्षा बैठक पर। उसके लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही कृष्ण कुटिल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कृष्ण कुटिल साहब आप ही से ले लेते हैं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है ज्योति जी। बहुत स्वागत है कृष्ण कुटिल जी आपका। सवाल यह है कि मतदान हो चुके हैं प्रदेश भर में और ऐसे में 5% वोटिंग परसेंटेज का घटना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी मंथन भी कर रही है लगातार और ये कह रही है कि हमारे सर्वे में ये निकल करके सामने आ रहा है कि एक बार फिर से 11 कमल जो हैं खिलने वाले हैं प्रदेश में, यानी 2019 का इतिहास दोहराने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्टी के इसको लेकर के विचार है? देखिए ज्योति जी, जो छठे चरण का जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें और एक विधानसभा करनाल की सीट थी, तो ये जनता का निर्णय है और जनता ने अपना मत पेटी के अंदर डाल करके सरकार बनाने के लिए और देश के हित में, जनहित में वो काम किया है और इसका परिणाम 4 जून को आना है। और 4 जून को जो है कि जो जनता का फैसला उस सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यहाँ पर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल का है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव जो है कि बड़ा मजबूती के साथ लड़ा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का जो संगठन है वो मजबूत है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार से जनता की आवाज विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया है, जनता ने जो है कि उनका सहयोग किया है और जनता ने वोट देने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने हमारे हक के अंदर अपने वोट का इस्तेमाल करके जो है इस हरियाणा प्रदेश में और देश हित के अंदर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की जो है कि भागीदारी सुनिश्चित करने का जो है कि वो काम किया है। मैं समझ पा रही हूँ कुटिल साहब, वो चीज बिल्कुल समझ पा रही हूँ, लेकिन जो दावा और जो आत्मविश्वास बीजेपी बार बार दिखा रही है कि इस बार 11 कमल के फूल हरियाणा में खिलने ही खिलने हैं, तो उस आत्मविश्वास पर इनेलो का क्या जवाब है, ये मेरा कहना है। ज्योति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो विश्वास जो है झूठ के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने पहले कहा था हम 15-15 लाख रुपए जो के खाते के अंदर डालने का काम करेंगे, क्या आज 15 लाख रुपए जो के लोगों के खाते के अंदर आए हैं? दूसरा जो है कि इन्होंने कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे, क्या वो काला धन के लिए जो है कि कार्रवाई हुई है? तीसरी बात, इन्होंने जो है कि जनता के समक्ष कही थी कि हम प्रति वर्ष जो है कि 2 करोड़ लोगों को जो है कि रोजगार देने का काम करेंगे, क्या इन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है? तीसरी बात जो है कि हम जो है कि सबका ध्यान रख करके और भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, क्या घटे हैं? आप ही बताएं। यहाँ पर महिलाओं के ऊपर जो है कि अपराध की स्थिति जो है कि वो बड़े पैमाने पर बढ़ने का काम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। यहाँ पर जो इन्होंने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन क्या हमारी हरियाणा प्रदेश की बेटी जो है कि वो सुरक्षित हुई रही है?
क्योंकि इन्होंने कोच जैसे जो है कि हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ जो है कि इनके खेल मंत्री ने जो है कि वो गलत बर्ताव करने का काम किया, छेड़खानी करने का काम किया है। और यहाँ तक उचाड़ा के अंदर जो है कि छात्राओं के अंदर जो है कि अश्लील हरकतें जो है कि एक अध्यापक के द्वारा जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कानून व्यवस्था जो इनकी है वो चुस्त और दुरुस्त नहीं है। ये लोग झूठ में विश्वास करते हैं और जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो है कि इनकी सरकार जो है कि वो फेल है। और यहाँ पर जो है कि मुफ्त राशन की बात करते हैं, आज जो इनका जो मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के अंदर कहा कि हम 14 फसलों पर MSP देने का काम करें, घर बैठे पेंशन देने का काम करें, राशन प्रणाली के तहत जो है कि हम लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। लेकिन आज मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है, इस प्रदेश को शिक्षा रोजगार की जरूरत है। अगर शिक्षा और रोजगार का मुहैया होगा तो राशन तो अपने आप जो है कि वो बन जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे इन्हीं कदमों के तहत जो है एक तरफा वोट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसा कुछ नहीं है। जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव जो है कि वो जनता ने लड़ा है। इनकी ओर से कोई किसी प्रकार का जो है कि वो साधन मुहैया नहीं है। तो इन्होंने तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है कि अपने पक्ष के अंदर जो है ये वोट डलवाने का काम किया। दूसरा यहाँ तक जो है कि बहुत इनके कमल डाटा जैसे जो मंत्री पूर्व में मंत्री रहे हैं और उनका जो बेटा है वो गलत प्रोक्सी वोट डालते हुए जो है कि वो पकड़ा गया। और भी अन्य घटनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो देखने को मिली है। ये लोग गलत काम के अंदर विश्वास करते, सही काम के अंदर कोई विश्वास नहीं करते। ठीक है कुटेल साहब, लौटूंगी। विभा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विभा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल ज्योति जी, नमस्कार आपको और सारे दर्शकों को और साथी प्रवक्ताओं को। बिल्कुल विभा जी, आपको भी नमस्कार। लगातार दावा बीजेपी इससे पहले भी कर रही थी कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इस बीच समीक्षा बैठक होती है और उसके बाद से ये कहा जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमारे सर्वे में ये निकल करके सामने आया है कि एक बार फिर से 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा और उपचुनाव की जो सीटें करनाल उस पर भी कमल खिलने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी के दावों पर जेजेपी के क्या दाव हैं? जेजेपी का क्या कहना है? क्या बीजेपी के दावे उनको सही लगते हैं या फिर अगर नहीं लगते तो क्यों नहीं लगते हैं? देखिए, सभी पार्टियां दावा करेंगी कि उनके बहुत अच्छे वोटिंग हुई है, उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं की सीटें आएंगी। तो मैं थोड़ा सा डेटा देना चाहती हूँ, उस डेटा के ऊपर फैक्ट बात कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा 5% कम हुई है वोटिंग, जो चिंता का विषय है। तो चिंता का विषय किसके लिए है? अगर देखा जाए 17 लोकसभा, ये 17वीं लोकसभा के इलेक्शन है, इसके अंदर जब वोटिंग कम हुई है, 7 बार वोटिंग कम हुई है, तब तक इनकम्बेंट सरकार चेंज हुई है। और जब वोटिंग ज्यादा हुई है तो इनकम्बेंट सरकार के लिए बहुत अच्छा रहा है। जो एग्जिस्टिंग सरकार है, जो जैसे अभी बीजेपी है, तो उसके लिए बढ़िया है अगर वोटिंग ज्यादा होती है। और वोटिंग कम होती है, इसका मतलब सरकार के लिए खतरा है, लोग उसके अगेंस्ट ज्यादा है। तो पहली बात तो ये, तो आपने कहा चिंता का विषय है। पहली बात तो चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए ज्यादा है। दूसरी बात, गर्मी इस बार इतनी पड़ रही है। मैंने खुद बूथ पर देखा, सारे बूथ पर, कि सवेरे 7 बजे बहुत लंबी लाइन लग गई। 7 बजे से 12 बजे के बीच में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई, उसके बाद 4 बजे के बाद हुई। तो एक गर्मी फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि इस बार बेहद गर्मी पड़ रही है। और फिर भी इस बार जो जोश था लोगों में वो देखा गया, पर उसके बावजूद 5% कम हुई है। तो ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है। अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो दावा किया उसके ऊपर हमारा क्या क्लेम है? देखिए, क्लेम तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास 2-3 पॉइंट्स है, मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो जब तक वो प्रूव नहीं होता तो ये खाली बातें करने वाली होती। सिंपल सी बात है, हम भी सरकार में थे, हमने ये देखा हमारे सरकार से बाहर आने के बाद कैसे चीजें ठप हुई, बहुत एविडेंट था। कैसे सरकार में कितनी भी दिक्कतें आई, और आप देख रहे हैं कैसे एमएलए छोड़ के भी जा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर ये कहते हैं कि हमने गरीबी हटाई, ये तो नेशनल लेवल की बात है, हमने गरीबी हटाई। मुझे लगता है कि इन्होंने गरीबी को एक नया पैकेज दे दिया है। 5 किलो जो ये आपको राशन देंगे, ये एक गरीबी का नया तरीका है मार्केटिंग करने का। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी मार्केटिंग में बहुत अच्छा ही है। और आम जनता जो है, जिसे ये मार्केटिंग के फंडे नहीं पता होते, वो यहाँ फंस जाती है। तो 5 किलो भैया हम राशन सबको देंगे, ये आप नहीं देख रहे कि आप गरीबी को मार्केट कर रहे हैं। दूसरी चीज,
अगर मैं ये कहूँ कि 10 साल में बीजेपी अपने लिए कोई अच्छा नेता नहीं खड़ा कर पाई, तो ये कोई झूठ नहीं है। अगर ये प्रज्वल के जैसे एक इतना मानसिक रोगी जो हो सकता है, जिसने 3000 रेप केसेस के 2800 ब्लैकमेलिंग के अलग अलग महिलाओं के साथ वीडियो बनाए, उसको अगर मोदी जी वोट मांग सकते हैं उसके लिए, तो मैं तो इस दहशत में हूँ कि कल को ऐसा कैंडिडेट, मैं गुड़गांव वासी हूँ, गुड़गांव लोकसभा के लिए ऐसा कैंडिडेट अगर बीजेपी खड़ा करती है और लोग उसे वोट देते हैं, मैं इस पर भी आऊंगी, लोग फिर भी क्यों वोट करेंगे? अगर प्रज्वल जैसा कैंडिडेट गुड़गांव लोकसभा में भी खड़ा कर दिया जाए तो हमारी क्या हालत होगी, हम महिलाओं का क्या हाल होगा? नवीन जिंदल जी का आपको केस पता ही है, तो ये तो फैक्ट है, ये तो सबको पता है। यहाँ दुनिया ने आंख बंद इसलिए कर रखी है, वोटर्स ने इसलिए कर रखी है बात, अगेन मार्केटिंग का 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीबी को आपने डिफरेंट पैकेज किया। दूसरा, डर का माहौल जमा रखा है। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो आप एंटी नेशनल है, पर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? कांग्रेस ऑप्शन बचता है। नेशनल लेवल पर हमारे पास ऑप्शन ही कम है ना, तो कांग्रेस को आधी से ज्यादा वोट नहीं करना चाहेगी क्योंकि वो एंटी नेशनल डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जो ये डर है कि हम अफगानिस्तान बन जाएंगे कुछ साल में अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उस डर के मारे भी प्रज्वल जैसे कैंडिडेट को भी जनता वोट करेगी। आप ये लिख के ले लो, फिर वो ये नहीं देखेंगे कि लोकल लेवल पर महिलाओं की क्या हाल होगी, वो राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे। तो ये राष्ट्रवाद जो हमारे अंदर है उस चीज के ऊपर बीजेपी खेलती है, और नेशनल पार्टी का ये काम होता है, वो राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगी। हम जैसे रीजनल पार्टी तो आपसे यही कहेंगे ना, हम हरियाणा के मुद्दे उठाएंगे, हम हरियाणा को बेटर करेंगे। तो ये जो बॉल गेम है वो टोटल डिफरेंट है नेशनल लेवल की। तो अगर ये दावा कर रहे हैं तो ये दावा करते रहे, पर मैं वही बता रही हूँ 5% जो वोटिंग कम हुई है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, और ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए। माननीय मोदी जी ने खुद कहा कि हमने तो विपक्ष को फंसा दिया 400 पार के नारे में। इंटरनली बीजेपी का टारगेट था मुश्किल से 300 आ जाए उनकी आएंगी 250 के बीच में। तो ये जो वो खुद ही बोल रहे कि 400 कैसे आएगी हमारी, हमने तो ये विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया, वो उसी में उलझ गए। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है बाजी? ये कौन बोल रहा है? ये बात कौन बोल रहा है? मोदी जी के अपने वीडियो निकले हुए हैं कि हमने तो विपक्ष को 400 पार का नारा दे दिया, वो उसी में फंस गए हैं। आप खुद देख लीजिए। तो वही कह रही हूँ, जो मार्केटिंग स्किल्स है बीजेपी की, ये वहाँ खेला जाता है डिफरेंट लेवल का। इनका इंटरनल टारगेट मैं बता रही हूँ, आप रोहिला जी से भी पूछे ना, 300 का है, ये 250 तक आ जाए, इनकी बहुत बड़ी बात है। इस बार काफी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि आप राष्ट्रीय लेवल पर तो बात करते हैं। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो मेरे लिए बीजेपी ने किया ही क्या है, मैं राहुल जी की इतनी सारी स्टेटमेंट बता सकती हूँ जहाँ वो खुद मान रहे हैं मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, फिर भी मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे। ऐसे ही वो जो रेपिस्ट है प्रज्वल, वो भले ही जर्मनी भाग गया, पर वो भी होता ना कैंडिडेट यहाँ का, तो वो भी बोलता चाहे मैं 3000 की 6000 केसेस कर दूं, फिर भी मैं जीतूंगा मोदी जी के नाम पर। क्योंकि अगर बीजेपी को वोट नहीं किया तो ये परसेप्शन बनाया गया है कि आप एंटी नेशनल है, आप बिल्कुल, आप मोदी जी के अगेंस्ट कुछ कहेंगे तो आप बिल्कुल खराब हैं, आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे। आपको सारी तो ये बताइए विभा जी, क्या लोग इस बात को नहीं समझते? अगर इस एजेंडे के तहत ये बात फैलाई जा रही है तो क्या लोगों के अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि उनको क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका सांसद जो 20 साल से सांसद यहाँ है गुड़गांव का, खुद कह रहा है कि मुझे तुम्हारे वोट नहीं चाहिए, मुझे तो 2 मेरी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिता देंगी, है ना, और मुझे तो मोदी जी के नाम का वोट मिलेगा। मैंने 10 साल में काम नहीं किया, अगले 5 साल मुझे और दे दो। इससे ज्यादा आपको वहाँ क्या प्रूफ चाहिए? आप राजेंद्र जी की सारी स्टेटमेंट सुन लीजिए। हमने तो उन्हें डोर टू डोर करा दिए इस बार। हमने कहा था हम बीजेपी को डोर टू डोर वोट मंगवा देंगे। हमने जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट राहुल यादव पाजलपुरिया गया, पीछे पीछे उसके बाद इंद्रजीत जी 10 साल बाद आए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मांगने के लिए। आप उनकी स्टेटमेंट भी सुन लेना, उसमें कितनी एरोगेंस है। उन्होंने तो एक जर्नलिस्ट पर हाथ भी उठाने की कोशिश की थी जब उनसे पूछा गया था आपके क्या विचार है राहुल यादव पाजलपुरिया के लिए। तो आप एरोगेंस देखिए ना। मुझे उन्हें पूरा बीजेपी के संगठन को पता है कि हम काम नहीं करेंगे, फिर भी मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, क्योंकि परसेप्शन ये बनाया गया है
कि अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट कुछ करते हैं या मोदी जी के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो आप अफगानिस्तान बनेंगे, आप एंटी नेशनल है। तो ये जो मार्केटिंग की गई है ना बीजेपी की कि 5 किलो हम राशन आपको देंगे, वो एक्चुअली आप गरीबी को मार्केट कर रहे हैं कि 5 साल तक और गरीबी रहेगी, हम आपको राशन देते रहेंगे। तो ये सारी चीजें स्किल्स है जो आम आदमी जिसे मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा ना वो नहीं समझ पाएगा, नहीं देख पाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और बीजेपी वाले इससे बढ़िया नहीं बता सकते। वो सबसे ज्यादा समझदार है कि उनके संगठन में क्या हो रहा है। आप पूछे ना किस कार्यकर्ता ने कितने काम किए उनके, हमने तो अपने जेजेपी में 11 मिनिस्ट्री। आपकी बातों को मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, आपने काफी डीपली अपनी बात रख दी है। खैर और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है। राजवीर जी चर्चा आप ही से शुरू करनी थी लेकिन आप थोड़ा देर से जुड़े तो इसलिए सवाल काफी और भी आपके लिए जुड़ गए हैं। देने के लिए माफी दी। पंचकमल में बैठक होती है, समीक्षा बैठक, जिसमें बड़े बड़े नेता जुड़ते हैं, प्रत्याशी जुड़ते हैं जो इस बार लोकसभा मैदान में है, मंत्री जुड़ते हैं। तो इस बैठक में समीक्षा हुई, समीक्षा में जब सबकी मुलाकात हुई क्या बात हुई अहम, पहले ये जानना चाहेंगे, उसके बाद से अन्य पार्टियों के आरोप लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है जिसमें समय समय पर बैठकों का आयोजन होता रहता है, वो चाहे ब्लॉक स्तर पे है, चाहे मंडल स्तर पे, चाहे वो प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे। अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, हमारा जो चुनाव 25 तारीख को, उसके बाद एक समीक्षा बैठक बढ़ती थी जिसे मुख्यमंत्री जी ने आहूत किया। तो वहाँ जो सभी कैंडिडेट थे, क्लस्टर के जो इंचार्ज थे या लोकसभा के जो प्रभारी थे और जो हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के जो हमारे चेयरमैन है श्री सुभाष बराला जी, सभी वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो वो एक फीडबैक लिया गया जो ग्राउंड से गया है, तो उसके आधार पर हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया 134 हमने कार्यक्रम किए, 58 पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के 44 पे मैं खुद गया और अन्य नेताओं ने जो हमारे कैंपेन किया, तो वो सारी चीजें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात भी बोली कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। तो मोटा मोटा तो ये था कि उन्होंने अपनी हमारी पार्टी का जो हमने किया 1.5-2 महीने में, वो जो कार्य जो हमने कैंपेन के नाते या घर डोर टू डोर के नाते या रैलियों के नाते, तो वो सारी चीजें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी। रही बात शिवाजी जो सुन रहा था मैं, तो आपकी पार्टी का सुप्रीमो तो सबसे कोई आजादी की लड़ाई में नहीं गए, 10 साल की जेल काट के आए हैं, ठीक है ना। जिन राव इंद्रजीत पे आप आरोप लगा रहे हैं, 50 साल का उनका निष्कलंक जीवन है, कोई एक खोटे पैसे का उन पर आरोप नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप लोग, आपको इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे में उंगली करेंगे 4 उंगली आपकी तरफ ही आएंगी। रोहिला जी, राव इंद्रजीत का निष्कलंक जीवन है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो तब भी कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। आज वो 10-12 साल से नरेंद्र मोदी जी नाश्ता जो व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी में है, तो उन पर कोई भी लांछन नहीं लगा सकता। विभा जी आऊंगी। चलिए ठीक है रोहिला जी चर्चा लंबी होगी, यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्कार। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर रहता था और 2 मटकों में पानी भरकर एक डंडे के दोनों ओर बांधकर कंधे पर रखकर ले जाता था। हर रोज का ये उसका नियम था। कुछ दिन बाद उसके एक मटके में छेद हो गया। अब जब वो घर पहुंचता था तो स्वाभाविक है एक मटके में कम पानी होता था और दूसरा भरा रहता था, लेकिन वो यही क्रम जारी रखता था। उसने टूटा हुआ मटका कुछ सोचकर चेंज नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो टूटे हुए मटके को चेंज क्यों नहीं कर लेते? व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और पत्नी को उस रास्ते पर ले गया जहां से वो हर रोज पानी लेकर आता था।
पत्नी देख के हैरान हो गई कि जिस साइड का मटका टूटा हुआ था और पानी गिरता था जहां, उस ओर फूल पौधे लहरा रहे थे, जबकि दूसरी ओर जहां मटका ठीक था और पानी नहीं गिर रहा था, वहां केवल सूखा ही सूखा था। पत्नी को समझ आ गया फूटे हुए मटके को धोने का क्या रहस्य है। मित्रों, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस उसे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो सबके लिए अच्छा है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में करीब 150-200 लोग थे। उस सेमिनार के स्पीकर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और लोगों से पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। इसके बाद उसने उस नोट को तोड़ मरोड़ कर खराब कर दिया और फिर वही सवाल पूछा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। फिर सबके हाथ ऊपर उठ गए। तीसरी बार उसने उस नोट को जमीन पर गिराकर अपने जूते से उसे रगड़ दिया और फिर वही सवाल दोहराया कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। स्वाभाविक, इस बार भी सभी के हाथ उठ गए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, रुपया रुपया ही रहता है, चाहे इसे कितनी भी बार गंदा करो तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। उसी तरह जीवन में हम भी अपने गलत डिसीजन के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण कई बार पिसते हैं, गिरते हैं, निराश हताश होते हैं, अपना संतुलन या कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं। लेकिन हम अपनी वैल्यू कम होने ना दें, अपना हौसला बरकरार रखें और सर्कमस्टांसेस का डट कर मुकाबला करें, तो एक बार पुनः सूर्य उदय होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा, हर मुश्किल से निपटना तेरे लिए आसान होगा अगर तेरे अंदर हौसलों से मुकाबला करने का हुनर होगा। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाई। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हमारी चर्चा जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोला साहब, आप ही पर वापस आना चाहूंगी क्योंकि आपको बीच में मैंने रोका था। सर्वे में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सर्वे बताती है, यानी हमारा मंथन बताता है कि 11 के 11 कमल के फूल एक बार फिर से खिलने यहां पर जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह भी हो जाती है, जब विपक्ष से रिएक्शन लिया जाता है तो विपक्ष का कहना यह है कि बीजेपी के नेता खुद इस बात को कहते हैं कि 400 पार तो बस विपक्ष को उलझाने के लिए कहा था, लेकिन इस बात को हम भी जानते हैं कि 250 से ऊपर नहीं आ रही है हमारी सीटें। विभा जी ने कहा था ये जनता का नारा है जी, अब की बार 400 पार। ये कोई मोदी जी ने नारा नहीं दिया, ये पब्लिक ने नारा दिया है मोदी जी को, भाई अब की बार 400 पार। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ने उसी पर नारे को फलीभूत करने के लिए लगातार काम किया है। 6 चरण हो चुके हैं, 1 चरण बाकी है। 6 चरण हो चुके हैं चुनाव के, लास्ट फेज है, 1 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ने अपना पूर्ण सहयोग किया तन मन धन से। भाई हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छा मार्जिन हमें मिले। और लेकिन एक चीज और बड़ी बात ये भी हो जाती है, विपक्ष ये भी कहता है कि ये जो राशन देने की बात हो रही है ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। तो क्यों ना करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये कर लेते हैं, इनको किसने मना किया है? क्यों ना करें हम लोग। जब हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कार्य किया है, तो कार्यों को बताना राजनीति में क्या होता है? प्रचार में तो एक चीज, एक हिस्सा होता है ना राजनीति का।
चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास, आप भी लौटूंगी आपके पास। सर, हमने जो काम किया है, हमने अगर जनता को बता रहे हैं तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? ठीक है, विभा जी इसका जवाब देना चाह रही। नीरज जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। विभा जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। तो मैं तो देखिए, रोहिला जी ने मेरी दोनों बातें मान ली कि 400 पार का मोदी जी ने खुद ही कहा है, तो विपक्ष को उलझाने का है, हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। और दूसरा इन्होंने खुद ही कह दिया ये 5 किलो राशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग किस चीज की जा रही है? गरीबी कंटिन्यू रहेगी, गरीबी हटेगी नहीं 5 किलो राशन। तो रोहिला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुद ही मेरी बातों को पूरा इंडोर्स कर दिया अच्छी तरह कि मैंने जो बोला ठीक बोला। मैं वही बता रही हूँ, आम जनता को ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं समझ आती है, बड़ी डीप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कि उन्होंने आपकी डिबेट का इस चीज की हाजिरी भेजी है। ये बहुत गूढ़ विषय रहता है मार्केटिंग का और आम जनता की समझ के बाहर रहता है। चलिए ठीक है, तो वो जो परसेप्शन बनाए जाते हैं उसी पर ही जाती है, और परसेप्शन डर का बनाया गया। उससे जिस दिन जनता बाहर आएगी, ये डर वाले परसेप्शन पे जवाब लूंगी मैं। खैर, नीरज जी भी बने हुए हमारे साथ बहुत देर से। नीरज जी, मंथन चलता है आज बीजेपी कार्यालय में और ये कहा जाता है कि हमारी सर्वे में 11 कमल खिल रहे हैं हरियाणा में, यानी 10 लोकसभा सीटों का इतिहास जो 2019 में बना था वो फिर से दोहराया जाएगा और एक उपचुनाव की सीट पर भी कमल खिल रहा है। ये हमारा सर्वे है, ऐसा कहना है बीजेपी वालों का हरियाणा में। तो ऐसे में आपका सर्वे, आपका मंथन क्या कहता है? नीरज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट है आपका कॉल। क्या सकते हैं, अब आ रही है आपकी आवाज। 400 पार का नारा भी इनका कम था, ये तो 543 से बोल देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। 400 का नारा भी इन्होंने कम दिया, इतने अहंकार में थे। इनको तो बोलना चाहिए था 543 बार, 543 बार। देखिए सारे सफेद तो जो तुमने सभी नारा लगाया था 75 बार, उसकी हवा निकल गई थी। ये हरियाणा में 2 सीटों सिमट जाएंगे और इंडिया गठबंधन 7 से 8 सीट जीतेगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनता समझ चुकी है इनके झूठ बोला के देने में सिर्फ ये लारे लप्पे देते हैं, जनता को बरगलाते हैं। अब जनता एक बार बेवकूफ बनेगी, 2 बार बनेगी, दोनों बार बेवकूफ बन गई। अब जनता चाहती है विकास की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। उन बातों से इनका बीजेपी का कोई वास्ता नहीं। इन्होंने सिर्फ 2 काम करके 370 राम मंदिर, 370 राम मंदिर सारा दिन यही करते रहते हैं। मैं सारा दिन डिबेट में रहता हूँ, बीजेपी के पास इसके अलावा कोई बोलने का है नहीं। अरे भाई, राम मंदिर से रोजगार मिल जाए क्या? राम मंदिर से महंगाई दूर हो गई क्या? राम मंदिर से रोजगार मिल गया तो क्या मिल गया? इसलिए ये पस्त हो चुके हैं। 400 पार क्या, इन्हें सरकार बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो हरियाणा में जो 11 सीटों की 11 कमल की बात की जा रही है, हरियाणा में 2 से 3 सीटें ज्यादा आएंगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इनके सपने चूर हो जाएंगे, कुछ भी कहते रहे, क्योंकि हरियाणा में जो जनता ने चुनाव लड़ा है, विकास विरोध के मुद्दे में चुनाव लड़ा है। और आप देखना, ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता ने चुनाव लड़ा है। हमने तो मेहनत की है, जनता भी चाहती है हाथ चले जाए। मोदी जी कहते थे झोला उठा के आया हूँ, झोला छाप निकल जाऊंगा, और वही कहानी है, हरियाणा से बाहर जाएंगे, देश से ही बाहर जाएंगे। और आपके और चैनलों में सर्वे दिख भी रहा है, इनकी हवाबाजी उड़ी पड़ी है। इनको खुद पता है कि हम सिर्फ 2-3 सीटों में हरियाणा में, और सब जगह की सीटें घट रही हैं। पहले नॉर्थ इंडिया में सारी सीटें इनकी थी, एक्सेम सीटों पे सब जगह की सीट घटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, सब जगह की सीट घटी, क्योंकि उन्होंने काज कुछ किया नहीं। जब ये सत्ता में आए थे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं हरियाणा की स्थिति पर कहा डाल दूं, जब हरियाणा में 2016 में सरकार गई थी तो 7,000 करता था। मैं प्रवक्ता साहब से बोलना चाहूंगा, चाहे अपना गूगल सर्च कर लें, चाहे हरियाणा कोविशील्ड विकास कर्जा है 4.5 कर्जा, और जितने भाई प्रवक्ता बैठते और आप बैठते हो, हर हरियाणा वासी 23,000 27 कर्जा है। ये लेंगे सिर्फ विकास, अरे कर्ज लेके विकास कर चुके हैं भाई। चलिए नीरज जी, उससे कुछ नहीं बोलेंगे। समझ रही हूँ बात को, समझ रही हूँ। विभा जी कहती है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और कांग्रेस इस बात को कहती है कि वो 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे आकर के। तो क्या ये भी कांग्रेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? राशन की बात मैं कर रही हूँ। बीजेपी कहती है 5 किलो राशन आप सबको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विभा जी कह रही है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और कांग्रेस कहती है हम आएंगे तो हम 10 किलो देंगे।
आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी। मैं रोकूंगी यहाँ पर रोहिला जी, आपको भी। और इन्होंने न्याय पत्र लाए थे, सबको 72,000 दे रहे थे। अब पता नहीं वो 72,000 से 1 लाख कैसे बन गए, वो 5 किलो से 10 किलो कर देंगे ये। रोहिला जी ये इन लोगों का कोई जनाधार नहीं बचा कांग्रेस का। इन्होंने भाई साहब ने खुद बोला है कि जनता ने चुनाव लड़ा। मैं तुम किस लिए थे फिर यहाँ? जब जनता ने चुनाव लड़ा है तो तुम्हारी पार्टी क्या कर रही थी? ठीक है ना? तो इनका जनाधार वाला मामला चंपा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा हरियाणा में, और 10 की 10 सीटें जो हमारी लोकसभा की है और 1 सीट जो हमारी विधानसभा की है। क्योंकि अभी त्रिलोचन सिंह जी ने आरोप लगाए थे, नीरज गुप्ता से पूछना एक बार आप ये बात, तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाए कि इन्होंने हमारी कॉपी खोदने का काम किया है, यानी कि गद्दारी की है, मतलब कांग्रेस के मतलब जो नेताओं ने करनाल में। और ये चीजें यहाँ नहीं, ये हर विधानसभा में लोकसभा में ऐसे हुआ है इनके साथ। क्या गद्दारी की है? मैं समझी नहीं रोहिला जी, क्या गद्दारी की है कांग्रेस के नेताओं ने? ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट है ना त्रिलोचन सिंह जी करनाल से, उन्होंने 3-4 दिन पहले बयान दिया था चुनाव खत्म होने के पहले या बाद में, मेरे को ध्यान नहीं, कल या परसों दिया था बयान उन्होंने कि भाई कांग्रेस के करनाल के नेताओं ने मतलब मेरे साथ विश्वासघात किया और उन्होंने भाजपा को वोटें दिलवाई है, और उन चीजों को उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला मीडिया में। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब नीरज जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले कुटेल साहब आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुटेल साहब मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ आ रही है ज्योति जी, आ रही है आपकी आवाज। कुटेल साहब सवाल ये है कि जो 5% मतदान घटा है, बाकी तो तीनों का आप सुन ही रहे हैं, जो 5% मतदान घटा है, ये जेजेपी का कहना है कि ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। तो आपको क्या लगता है ये किसके लिए चिंता का विषय है? क्योंकि अगर इस बार जनता को अपने लिए ऑप्शंस दिख रहे थे, विकल्प दिख रहे थे, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। देखिए ज्योति जी, 5% वोट का घटना, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ पर रही है, तो वो जनता को इतना अवेयर नहीं कर पाई कि वो अपने मत का जो है कि वो सही इस्तेमाल करे। लेकिन प्रचार तो आप लोग भी कर रहे थे ना, आप ही लोग अवेयर कर देते। देखिए यहाँ पर जो अब की बार जो चुनाव इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, जो माननीय मनोहर लाल जी करनाल से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति जो है कि उन तक जो है कि वो वोट पा नहीं रहा था। यानी इतना भय जनता के बीच के अंदर इन लोगों ने पैदा कर दिया कि जनता जो है कि उनके मन के अंदर ये बात आ गई, तो ये लोग तो जो है कि बहुत तानाशाही रवैये से जो है कि वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कि जनता जो है कि वो विमुख होती चली गई है। और जो है कि करनाल के अंदर आप देखना कि मनोहर लाल खट्टर जो है कि वो हार रहे हैं, और उनको जो है कि इस बात का बड़ा डर है, और उन्होंने जो है कि करनाल के अंदर अमित शाह को बुलाने का काम किया, जेपी नड्डा जी को बुलाने का काम किया। अगर ये मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे, अगर इन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए विकास का काम किया होता, तो लेकिन अन्य बड़े नेताओं की जरूरत इस करनाल के अंदर जो है कि वो ना जरूरत पड़ती। तो लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल था। आप सिरसा की बात ले, सिरसा के अंदर पथराव हुआ, आप गुड़गांव की बात ले, फरीदाबाद की बात ले, आप सभी जगह इस प्रकार का माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था लोगों में। लेकिन कुटेल साहब, एक बड़ी बात मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, जिन बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हैं कि प्रचार के लिए बुलाया, इसका मतलब ये जानते थे कि वहां पर कमजोर है। लेकिन अगर वही बड़े नेता जो है वो अगर वोट मांगने नहीं आते, प्रचार करने नहीं आते, तब आपका स्टैंड क्या होता? देखिए यहाँ पर सवाल प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो बड़े नेता आते ना आते, तो लेकिन बात इस बात की ओर इंगित करती है कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने 10-9.5 साल तक इस प्रदेश के अंदर शासन किया, उनको जो है कि इस प्रदेश से हटाए जाना यानी एंटी इनकम्बेंसी की ओर इंगित करता है। यानी पब्लिक उनके खिलाफ थी, लेकिन इन्होंने पब्लिक के अंदर जो है कि दहशत का माहौल क्रिएट किया, और एक मुख्यमंत्री को हटते ही जो है कि उन्होंने जो है कि उसकी सुरक्षा जो है कि बढ़ाने का काम किया है, जिससे कि जनता के बीच के अंदर ये माहौल का
जो है कि माहौल क्रिएट हुआ। ठीक है, लौटूंगी। एक सवाल फिर से मेरा रोहिला जी आपसे ही है, बाकी मेहमानों के पास फिर आती हूँ मैं। रोहिला साहब, डर का माहौल पैदा किया, ये बार बार कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ये कहा गया कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो फिर आप हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि खास तौर पर इस चुनाव में डर का माहौल एक क्रिएट किया गया लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा कोई बयान, आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। नंबर 1। नंबर 2, अगर सनातन को मजबूत करने की कोई बात की जा रही है तो उसमें दिक्कत क्यों आ रही है लोगों को? ठीक है ना, कोई डर का माहौल नहीं था। जनता बिल्कुल खुश थी, जनता ने अपनी मर्जी से वोट किया भारतीय जनता पार्टी को या अन्य जिस पार्टी को भी किया है। ये सिर्फ ऊंच जुलूस बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण गुटेल जी की जो पार्टी इनेलो है, इसने इंडिया अलायंस में आने की कितनी कोशिशें की। खड़गे जी से मिलके आए, तीसरे मोर्चे के लोगों को बुलाया, नीतीश कुमार जी को बुलाया, तो इनकी वहां दाढ़ गली नहीं। ठीक है, इनका व्यवस्था, इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस लिया। एक और बात कही जा रही है यहाँ पर जो है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो प्रचार के लिए आए। अगर मुख्यमंत्री जो पूर्व थे मनोहर लाल, उन्होंने काम किया होता तो जरूरत नहीं पड़ती। एक तरफ ये कह रहे हैं कि प्रचार आपने उस तरीके से नहीं किया, यानी लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को आने की जरूरत पड़ी, अमित शाह को आने की जरूरत पड़ी, जेपी नड्डा को आने की जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री को खुद आने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब कि काम नहीं किया था। जहां जिस नेता को बुलाना चाहिए था हमने बुलाया, आगे भी बुलाएंगे, क्योंकि ये हमारी पद्धति है। ठीक है ना, ये हमारी पद्धति है। हमारे नेताओं को हमारे पास 4 प्रचारक हैं, हम बुलाएंगे, हम उनका जहां जरूरत होगी वहां उपयोग करेंगे। ये हमारी पार्टी की नीति है। ठीक है, इनकी पार्टी कुटेल साहब उनका कहना है कि हमारी नीति है। ठीक है, रोहिला जी लौटूंगी। हमारी नीति है, हमारी जो नीति है उस हिसाब से हम काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो है कि ये फिक्सिंग वाला मामला था, इन्होंने अरविंद शर्मा जी जो है कि रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर जो है कि कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आया, ये भी इस बात के लिए भी जो है कि प्रश्न पैदा होता है। चलिए ठीक है, नीरज जी इस बात का जवाब दे पाएंगे अच्छे से। जानबूझ करके उन जगहों पर बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया जहां पर फिक्सिंग हो रखी है, ऐसा इनेलो का कहना है, जो वो बार बार कहती हुई आती है। आप जी नीरज जी, इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि वो बार बार इस बात को कहते हैं फिक्सिंग वाली बात। अब वो ये कह रहे हैं जानबूझ के बड़े नेताओं का दौरा वहां कराया ही नहीं गया। ज्यादा पता है इनको, मेरे को खुशी है या पार्टी वाले इतनी नॉलेज रखते हैं कि शायद मिले हुए बीजेपी और कांग्रेस की तो विचारधारा भाई साहब 7 जन्म में मैच नहीं कर सकती। हमारे ज्योति जी करनाल के अंदर तो बड़े नेता आते हैं और जो है कि रोहतक के अंदर बड़े नेता नहीं आते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है रोहतक को जो है कांग्रेस को जिताना चाहते हैं और करनाल से जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। ये इनका जो है कि ये वो जवाब दे तो रहे हैं, ये तो आपकी सोच है ना, ये ऐसा आपको लगता है वो जवाब दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी खुद हरियाणा में इतने बड़े चेहरे हैं, जो प्रचार माने की उतनी, ये तो बीजेपी प्रवक्ता साहब बताएंगे कि आनंद शर्मा के यहाँ क्यों नहीं भेजा उन्हें। मैं तो इस बात का जवाब दे नहीं सकता। बाकी हम इस बात को डिनाई करते हैं कि दोनों मिले हुए कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा तो कभी नहीं। अच्छा ये बताइए फिर, अच्छा ठीक है नीरज जी, ये बताइए जो 5% वोटिंग घटी है, इसका फायदा नुकसान किसको होता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये जो 5% वोटिंग घटी है, इस बार इतना प्रचार किया, चुनाव आयोग ने दमखम लगा दिया, प्रशासन ने लगा दिया, पार्टियों ने लगा दिया, लेकिन बावजूद उसके 5% जो है वोटिंग प्रतिशत घटना, किसको फायदा किसको नुकसान दे रहा है? से आता हूँ, फरियाद में शहरी क्षेत्र में वोट कम पड़े हैं और शहरी क्षेत्र में वोट कम पड़ने से इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को है, क्योंकि शहर में लोग इतना टेम्परेचर था, इतनी हाई टेम्परेचर था, लोग कम निकले हैं, गांव के लोगों को झुग्गी झोपड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा है, सारी जोर कांग्रेस को पड़ी है। और जितना भी सेक्टरवासी का शहरी क्षेत्र का लोग है वो थोड़े, मैं मानता हूँ बीजेपी माइंडेड है, कुछ लोग राष्ट्रीय आरएसएस में है, सब शाखा लगाते हैं, लेकिन वो सीधा सीधा बीजेपी का नुकसान है। इस बात को मानने से कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा बीजेपी का नुकसान है। और दूसरा, जनता इनकी नीतियों से कुछ नहीं, जनता ने वोट ही देना छोड़ दिया भाई। इन्होंने 10 साल में ऐसा जनता का बुरा हाल कर दिया, जो जाना चाहे चला गया, जो नहीं गया अपने घर बैठ गया। और मैं तो जनता से भी कहना चाहूंगा, ये बड़ी दोनों पार्टियों से भी कहना चाहूंगा, बड़ी चिंता का विषय है। वोटिंग परसेंटेज कम होना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अगर जनता ऐसे करेगी तो लोकतंत्र के बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। जनता को भी सोचना चाहिए, पार्टी को भी सोचना चाहिए। हमारी पार्टी चुनाव में जित सकती क्यों नहीं हुई। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने भी कोई
चुनाव बढ़ाने के लिए कोई पैसे गणना नहीं की। दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव, आजकल तो मौसम से पहले पता चल जाता है कितनी गर्मी कैसे पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता था 25 मई को हरियाणा का चुनाव आगे पीछे भी हो सकता था, पहले भी करा सकते थे। आज तो ऐसे ऐसे घर हैं चुनाव पे, मौसम पे सब पता चल जाता है, महीने बाद कितनी गर्मी होगी, 15 दिन बाद कितनी गर्मी होगी। लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्पी है, इतनी गर्मी में ना इनका कमल मुरझा गया। अब कमल खिलेगा नहीं कभी, कमल सिर्फ थोड़ा सा खिलेगा, इतना सा बस। अब उसमें 100 सीट आ जाए, 150 सीट आ जाए, 250 आ जाए, वो उनकी किस्मत है। इससे ज्यादा कमल पूरा खिलेगा नहीं, इतना ही कमल रह गया। अच्छा चलिए ठीक है। विभा जी कुछ कहना चाहेंगे इन तीनों की बातों पर? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट है आपका कॉल। मैं कहती मुझे नीरज जी की आवाज नहीं आ गई प्रॉपर, मैं सबसे आपको यही इशारे कर रही थी, तो इन्होंने जो बोला मैंने थोड़ा सा ही सुना है। तो ये भी वही बात बोल रहे हैं कि जब परसेंटेज कम होती है, जैसे मैंने आपको कहा 17 लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 7 में कम वोटिंग हुई है, उसमें हमेशा जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसके लिए बुरा हुआ है, उसके वोटर्स कम हुए हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो वोटिंग कम होती है। ये डेटा है, पीछे का फैक्ट, इससे कोई मैनिपुलेशन नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम किस डर के माहौल की बात कर रहे हो? अगर हम प्रचार कर रहे हैं, अगर हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो आप भी करो, आपको कौन रोक रहा है? इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। नहीं तो हम तो करते हैं, पर हम नेशनल लेवल की नहीं करते, हम तो रीजनल पार्टी है। हम तो यही बताएंगे कि हमने हरियाणा के लिए हमारी 11 मिनिस्ट्रीज में कितना काम किया और वो सब मानते हैं, तो हम तो यही कहेंगे हम हरियाणा के लिए और काम करेंगे। मैं अपनी गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करती हूँ कि गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल में राविंदर जी ने। हम कूड़े के ढेर पर मर रहे हैं, हम पोल्यूशन से मर रहे हैं, पेड़ नहीं लगाए गए, कुछ भी नहीं किया गया। अब हम सरकार से बाहर है तो पूरा जलाए जा रहे हैं, हम तो कैंसर से मरेंगे। ये कहते हैं ये डर का माहौल नहीं बनाते, तो जो बार बार कहते हैं कि हम अफगानिस्तान बन जाएंगे, तो क्या बीजेपी प्रवचन करती है वो है? और हम जब कूड़े की बात करते हैं कि हम कूड़े से कैंसर से मर जाएंगे, तो वो हम डर बना रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं जी, मार्केटिंग के लिए ना आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो नेशनल लेवल की है, हम तो हरियाणा की बात करेंगे और हम मार्केटिंग की नहीं। हमने जो 11 मिनिस्ट्रीज में पहली बार हमारी जब सरकार बनी उसकी काम गिनाएंगे। हमारे पास तो पिछले 5 साल ही है गिनाने के लिए, हम तो वही अपने गिनाएंगे ना, उसके अलावा क्या गिनाएंगे? आपने जिसने 20 साल में अभी तक कांग्रेस ही सारे खराब है। अब राजवीर जी कह रहे हैं राविंदर जी पहले कांग्रेस में थे तो भी बड़े अच्छे थे, अब बीजेपी में आए तो भी बड़े अच्छे हो गए। तो बीजेपी में आके ये तो खुद ही कह रहे हैं कि सारी वो वोटिंग मशीन धुल जाती है, बिल्कुल सब साफ हो जाता है। नहीं तो खुद ही जो मार्केटिंग के वर्ड है ये खुद इसके ऊपर डेटा बोलते हैं कि हाँ जी हमने आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, रोकूंगी यहाँ पे विभा जी आपको। वो हमारी आवाज संसद में बताता है, ठीक है ना? एक सांसद के कामों का नहीं पता आपको, भाई सांसद का काम क्या होता है? सांसद का काम होता है उनके काम रहना गिरा दीजिए जो ऐप सांसद उन्होंने किया, उन्होंने अपनी ये बता दीजिए एक एक करके विभा जी रुकिए थोड़ा सा, एक बार बोल लेने दीजिए उसके बाद मिलती है। आप उसका ब्यौरा लीजिए हमारे से, हम वो बताएंगे आपको उन्होंने कहाँ लगाई है, ठीक है ना? उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है सभा में कि 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट राहुल गांधी जी, ठीक है ना? विभा जी एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, लौटूंगी। गलत बात है। ने कहा जो काम है संसद में हमारी आवाज उठाता है, उसने कितनी संसद में कहा लगाई, विभा जी सुनिए तो प्रोजेक्ट चलाए वो काम गिना रहे, फिर आप सुन नहीं रही है। सुनिए तो एक बार सुन लीजिए। रोहिला जी काम की बात वो कर रहे हैं, चलिए 2-3 काम इनको गिना दीजिए, 2-3 काम इनको गिना दीजिए क्या किया। आप एम्स मनेठी लीजिए, एम्स कौन लाया है? राव इंद्रजीत सिंह लाया अपने इलाके में, ठीक है ना? एम्स राव इंद्रजीत सिंह लेके आए हैं, एम्स राव इंद्रजीत सिंह लेके आए। राव इंद्रजीत ने क्या कितना कंप्यूटराइज किया बता दीजिए। वो आपकी गली साफ करने नहीं आएंगे, वो सांसद है, ठीक है ना? वो वार्ड के पार्षद नहीं है। आप दो बार अपने वार्ड के पार्षद लाने की बात वो बता तो रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह एम्स लेके आए।
तो कहाँ सीट है वो कौन लेके आया? ये तो पूछिए इनसे। रावी ने जीते 150 करोड़ का फंड का क्या किया हो? मेडिकल ऐसे बना पड़े भाई, वो खुद कहते हैं मैंने काम नहीं किया 2 साल में। मैं तो उनकी स्टेटस से पीट कर रही हूँ। मैं कुछ अपने मनगढ़ंत नहीं बना रही। आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, 20,000 वोट भी नहीं आने वाले। 4 तारीख को यही मिलेंगे हम लोग। रोहिला जी वीडियो चला दो, जो उन्होंने कहा मैंने 10 साल से काम नहीं किया, मुझे 5 साल और दे दो, चला दो वीडियो। उन्होंने अपना एक सांसद के नाते, एक मंत्री के नाते अपना पूरी जिम्मेवारी निभाई है। चलिए ठीक है, कितनी जिम्मेदारी निभाई है, कितनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कौन जिम्मेदारी निभाने से चूक गया, ये जनता के हाथ में है। किसको मौका देगी इसके लिए थोड़ा सा समय का इंतजार है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, बस रिवील होना बाकी है कि किसको मौका मिलने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। फाइनल कमेंट कुटेल साहब आपसे चाहूंगे अब। देखिए ज्योति जी, जैसे आपने कहा ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की झूठ का पुलिंदा 4 जून को जो है कि वो खुलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के अंदर जनता का इतना शोषण लोगों ने किया, जैसे कि गरीबी के नाम पर ये मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस भी जो है कि पीछे नहीं है, कांग्रेस भी इसी लाइन के अंदर है। कांग्रेस कह रही है कि भी हम 10 किलो देंगे, और इसके अंदर भी जो है कि ये जो राशन बांटने वाला जो मकड़जाल है, नित्य प्रतिदिन करनाल के अंदर जो है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, वो बड़ा पैमाने पर जो है कि वो घपला करने का काम करते हैं। कहीं पर जो है फर्जी राशन कार्ड का मामला आता है, कहीं पर जो है कि राशन ना देने का मामला आता है, और पता नहीं कितना जो है कि इन्होंने राशन डकार दिया और कितने अधिकारी को इन्होंने जो है कि वो मोटा करने का काम किया। और उसके अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है बड़े पैमाने पे जो है वो खेप लेने का भी काम करते हैं। तो ऐसी तमाम बातें जो है कि वो आज देखने को मिल रही है, और जनता इसका जवाब देगी। और जनता ने अपने मत का सही उपयोग किया। 4 जून को जो है कि इसका परिणाम हम सब लोगों को मिल जाएगा। और 400 पार का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर थपेड़ा लगेगा कि 400 पार नहीं। इस देश के अंदर जो है कि सरकार दूसरी बन रही है, और जिसके अंदर जो है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर के जो है कि वो सरकार को बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है। अच्छा, तो उसमें से आप बड़ी पार्टी कांग्रेस को किनारा कर दे रहे हैं, फिर किसकी सरकार बनेगी आप सोच रहे हैं? देखिए, विपक्षियों में बड़ी पार्टी, प्रमुख पार्टी है ना कांग्रेस, अब उसी को आप किनारा कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भी पार्टियां है, कांग्रेस नहीं है। देश के अंदर बहुत बड़ी पार्टी है, शरद पवार जी की एनसीपी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, बीजू पटनायक जी की पार्टी है, और देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। और ये मिलकर के जो कि पहले भी अभय चौटाला जी ने कहा था कि बीजेपी गठबंधन के अंदर। ठीक है नीरज जी, फाइनल छोटा सा कमेंट। ठीक है कुटेल साहब, रोकूंगी आपको। नीरज जी छोटा सा कमेंट। आप कामयाब होगे अगर अलग अलग लड़ोगे। ठीक है नीरज जी, मेरे को मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? नीरज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? छोटा सा कमेंट। मेरे आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी डिबेट में, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। फिर भी मैंने जो सुना उसको जवाब देता हूँ। देखिए, इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी उसी लाइन में है, कांग्रेस पार्टी हमारे इतना बोल रहे हैं। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आपने और पार्टी को जिक्र किया, वो सब रीजनल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी बिना कोई भी सरकार संभव नहीं है। जो इंडिया गठबंधन हमारा एक सामूहिक प्रयास है लोकतंत्र को बचाने का। दूसरा, अभी हरियाणा में आप इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं। 4 जून को पता चल जाएगा जनता जनार्दन किसकी नीतियों पे, किसकी विचारधारा पे मोहर लगाती है। ये फैसला में जनता पे छोड़ देना चाहिए। ठीक, आप 3-4 दिन बचे हैं, तौर पर 4 जून पर ही सब हमें निर्भर रहना चाहिए। आप बहुत ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है, आप सही कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पंचकुला में पंचकमल कार्यालय यानी बीजेपी के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में ये कहा गया कि इस बार दोबारा से यानी 2019 का इतिहास दोहराने वाली है बीजेपी। तो आज के इस मसले में इतना ही। नमस्कार।